उनकी नाम की मेहंदी लगाई है। मेहंदी में उनका नाम भी लिखा है। तो हक तो बनता है उनका देखने का। सुनकर एकदम खुश हो गए थे। बेचारे मेरे भोले जीजू। उनको तो ये भी नहीं पता था कि करवा चौथ पर मेहंदी भी लगाती है। पूछ रहे थे क्यों लगा रही है मेहंदी। हा 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 कहती वह जोर से हंसी। तो गौरी भी हंसने लगी। पर सोच में थी। सुबह तक इतने गुस्से में थे कि आए भी नहीं। अब क्या बात हो गई कि कॉल कर दिया। पर वह अभी तो बात नहीं कर पाएगी। कुछ देर यूं ही सोच में बैठी रही। अभी से गुस्सा बेशक है, पर उसके बगैर मन नहीं लग रहा था। पड़ोस में रहने वाली लड़की जिसने गौरी की मेहंदी लगाई, वह अब काजल की भी मेहंदी लगा रही थी। इतने में काजल के पति सौरभ भी वहां आ गया और काजल के साथ बैठ गया। उसने वहां रखा मेहंदी का कोन उठाकर हाथ के बीचों बीच दिल की आकृति बनाई और उसमें अपना और काजल का नाम लिखा और उसे दिखाने लगा। उन दोनों की बातें और प्यार देखकर मन में भी हुक उठ रही थी। पहलवान जी थोड़े खड़ूस सही, डांट डपट भी करते हैं, पर आज उसकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। न जाने क्यों इन धार्मिक मान्यताओं को रूढ़ बना दिया गया है, जबकि इनके पीछे की वैज्ञानिक पहलू से आज की पीढ़ी को परिचित कराना कितना आवश्यक है कि किस प्रकार इस एक व्रत के कारण दोनों पति पत्नी पास आ जाते हैं। साल भर अपनी घर गृहस्थी की उलझन से रिश्ते में जो करवाहट और बोझिलता आने लगती है, सब जैसे नया और फ्रेश लगने लगता है। अन्यथा वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के बोझ तले भूल भी जाते हैं कि उन दोनों का एक दूसरे के लिए क्या महत्व है और वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सौरभ और काजल को देखकर गौरी को भी अभी का महत्व समझ आ रहा था कि दरअसल जिस रिश्ते को वो नकारती आई है, वह रिश्ता मात्र रिश्ता नहीं, एक संपूर्णता है। उसकी खुशियों की चाबी है, जिसे वो किसी और के हाथ छोड़ रही है। पहलवान जी को यह होना चाहिए था। बेशक मुंह फुलाए बैठा रहते, पर खुद ही मन में बतिया रही थी कि सौरभ की आवाज ने चौंकाया। साली साहिबा, आपके पहलवान जी ने सही नहीं किया। पहला करवा है, व्रत खुलवाने तो आना चाहिए था। साल में एक दिन अपने सभी कामों को परे किया जा सकता है। गौरी के मुकातिब हो सौरभ कह रहा था। गौरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था तो चुप हो गई। वो कैसे बताए, उनका रिश्ता आम पति पत्नी जैसा नहीं है। जब काजल को मेहंदी पूरी लग गई तो वे दोनों चले गए। वह भी मेहंदी सूखने का इंतजार करने लगी। जब सूख गई तो अभी को कॉल लगा दिया, पर शायद ज्यादा देर कर दी। उसके फोन का इंतजार करता अभी सो भी गया तो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। गौरी के घर में सुबह 4:30 बजे का ही समय था। बाहर अभी अंधेरा ही था। घर की सभी महिलाएं जो व्रत रहने वाली थी उठ गई। गौरी की माँ, उसकी चाची, काजल, उसकी ताई, ताई की दो बहुएं। चूल्हे सबके अलग हैं, पर तीनों भाइयों के घर एक साथ बने हुए हैं। तीज त्योहार साथ मनाते हैं। स्नान करके सबने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अब सबने थालियों में सरगी का सामान सजा दिया। यह थाली आमतौर पर सास या जेठानी सजाती है। गौरी की भी सरगी ससुराल से ही आई थी, जो उसकी बहन काजल ने एक थाली में सजा दी, जिसमें मिठाई, ड्राई फ्रूट, फल और सात्विक भोजन के साथ श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और कपड़े जो उसके ससुराल से आए थे वो सब था। अब सभी सुहागिनें अपनी सजी थाल लेकर एक जगह पर बैठकर सरगी ग्रहण करती है। उसके बाद मिट्टी के कड़वे में जल भरकर अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए आज के व्रत का संकल्प करती हैं। उधर अभी का भी अखाड़े जाने का समय हो गया है, पर वह अभी तक बेड में ही बैठा था। उठ तो बैठा, पर मन बेहद असमंजस में कि क्या करे क्या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाबूजी ने कहा था दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद करके सोचे कि क्या करना है। आंख बंद करने पर भी कुछ निर्णय पर नहीं पहुंचा, पर वह अखाड़े भी नहीं गया, बल्कि बाहर आकर कसरत करने लगा। बाबूजी उठे तो अभी को अभी तक घर पर ही देख आश्चर्य में थे। तू आज अखाड़े नहीं गया? उन्होंने पूछा। नहीं। क्यों? बाबूजी ब्रश निकालकर उसमें पेस्ट निकालते हुए पूछते हैं। मन नहीं हुआ। वह उसी तरह डंड लगाता हुआ बोला। क्यों? वे हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पता नहीं। गया नहीं तो आज तू ही नाश्ता बना ले, तब तक मैं नहाकर दुकान के लिए तैयार हो लूं, कहकर वे बाथरूम की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद वह भी कसरत करके हटा और नहाकर नाश्ता बनाने लगा। कुछ देर बाद बाबूजी और रोहित अनुज तैयार होकर आ गए।
रोहित किचन से अपने बाबूजी और अनुज के लिए नाश्ता बाहर ले आया। अभी तू भी आजा, नाश्ता कर ले, उन्होंने उसे आवाज दी। नहीं पापा, अभी भूख नहीं है, वह बाहर आकर बोला। क्यों? वे आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। पता नहीं, उसने संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। तो बाबूजी ने रोहित की तरफ देखा, जो अभी को देखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। भैया, कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, फिर पापा चले जाएंगे, वह शरारती अंदाज में बोला। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना, वह शक पकाया। कहते क्यों नहीं कि आपको भी भाभी के पास जाने का मन कर रहा है, वह हंसता हुआ बोला। बिल्कुल भी नहीं, पर देखिए ना पापा, गौरी कितनी लापरवाह है, साड़ी भी नहीं ले गई, फोन भी नहीं उठाया। वह उनके पास आकर बैठ गया। नहीं ले गई तो तू ले जा, वैसे भी बहू का व्रत तो तू ही खुलवाएगा। आज अखाड़े भी नहीं गया, जा चला जा। उसने मुझे वहां आने से मना किया है, पर साड़ी तो उसको चाहिए होगी। छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेते। जा चला जा। चला जाऊं? हाँ। वे दोनों एक साथ बोले और हंसने लगे। गौरी और उसके घर वाले क्या सोचेंगे? खुश होंगे ये सोचकर कि तू उनकी बेटे की कितनी फिक्र करता है, और अखाड़ा छोड़कर साड़ी देने आ गया। उसे पशुपेश में देखकर वे बोले, चला जा, साथ में एक दो जोड़े कपड़े अपने भी ले जाना। क्यों? वहीं से बहू की बुआ की बेटी की शादी में चले जाना, बार बार चक्कर क्या लगाता रहेगा। उनके कहते ही वह कमरे में चला गया और कपड़े पैक करने लगा। उधर गौरी सुबह से ही सब लोगों के साथ बिजी थी। उसका और काजल का पहला करवा चौथ है, तो परिवार में कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। दोपहर 2 बजे के बाद महिलाएं सज धज कर पूरा श्रृंगार कर तैयार होती हैं, और फिर व्रत कथा सुनने का विधान है। गौरी भी तैयार होना के लिए साड़ी ढूंढती है। सारे कपड़े खंगाल डाले, पर करवा चौथ वाली लाल रंग की सिल्क की साड़ी नहीं मिली। बाकी सब साड़ियाँ थी जो अभी शहर से लाया था, बस वो ही नहीं थी। 2-3 बार अच्छे से देख लिया, नहीं था। उसे परेशान देख माँ ने पूछा, क्या हुआ गौरी, क्यों परेशान हो? मम्मी, मेरी करवा चौथ की साड़ी मेरे कपड़ों के साथ नहीं है, लगता है घर पर ही छूट गई। पहलवान जी इतने मन से शहर से मेरे लिए लाए थे, वो वही छूट गई। अब मैं क्या करूं? वह रुआसी हो गई। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? माँ भी सुनकर परेशान हो गई। मम्मी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब क्या करूं? अब तो इतनी जल्दी वहां से कोई ला भी नहीं पाएगा। मैंने कल देख लिया होता तो रोहित ले आता। अब क्या करूं? वह घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है? उसे रोता देख माँ बोली, पहलवान जी को पता चलेगा तो मुझ पर गुस्सा करेंगे। वे स्पेशल करवा चौथ के लिए वह साड़ी लाए थे। कोई बात नहीं, कोई और होगी वो पहन ले। नहीं, कोई और नहीं। वह मुंह लटका कर बैठ गई। अब ऐसे खूंटी पर टंगे थैली सी मुंह लटका कर क्यों बैठ गई? माँ झुंझलाई। मेरी साड़ी, मुझे वही पहननी थी। वो इतनी अच्छी साड़ी है, वह सुबकने लगी। शादी हो गई है, पर बात बात पर बच्चों जैसा रोना नहीं छोड़ा। और भी तो साड़ियाँ लाया है, उनमें से कोई पहन ले। करवा चौथ पर लाल साड़ी पहनते हैं, मजबूरी में कोई भी पहन सकते हैं, कुछ नहीं होता। त्योहार के दिन रोना अच्छा नहीं होता। रोना बंद कर, वरना गला सूखने की वजह से प्यास लगेगी तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने किसी तरह उसे चुप कराया। अब कुछ चारा ना बचा था। मन मारकर उन साड़ियों में एक साड़ी लेकर तैयार होने लगे। सारा जैसे उत्साह हवा हो गया। थोड़ी देर ही हुई थी कि घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज ने कंघी करते वालों के हाथ रोक दिए। कान खड़े हो गए। ये तो उनकी ही गाड़ी का हॉर्न है। अचानक जैसे दिल में हजारों गुल एक साथ खिल उठे। जैसी थी वैसे ही खुले बालों में दौड़ती बाहर आ गई। देखा तो अभी गाड़ी से उतर रहा था। उसका व्रत तो पूरा होने से पहले ही फलित हो गया। चेहरा एकदम खिल गया। आप? हाँ। वह गाड़ी में से साड़ी वाला बैग उठा लाया। मुझे लगा नहीं आएंगे, आना पड़ा। कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता, इतनी लापरवाह हो, साड़ी वही छोड़ गई। वह हल्का गुस्सा दिखाता बोला, सॉरी, आपने बहुत अच्छा किया आ गए। उसने साड़ी वाला कैरी बैग उससे ले लिया। थैंक यू। वह उससे लेकर दौड़ती अंदर आ गई। मम्मी, मम्मी, पहलवान जी आ गए, साड़ी लेकर आए हैं। वह किसी बच्चे सी माँ को साड़ी दिखाती है। माँ ने उसकी खुशी देखी तो आंखों से आंसू आ गए। जा, अब तैयार हो जा। अभी अंदर आया और उनके पैर छुए तो वह उसे गले लगा लेती है। गौरी एक नजर अभी पर डालती है, एक अपने हाथ में उठाए कैरी बैग को, और फिर जल्दी से कमरे में चली गई। शुक्र है बेटा तू आ गया,
वरना उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। वे उससे बोली, क्यों? कह रही थी, साड़ी पहलवान जी लाए थे और वही छूट गई। इसमें रोने वाली क्या बात है? ऐसी है वो, जल्दी परेशान हो जाती है तो रोने लगती है। पर तूने बहुत अच्छा किया बेटा जो आ गया। वह किचन में गई और पानी ले आई। नहीं आंटी, मैं नहीं पीऊंगा। अभी ने इनकार किया। क्यों? प्यास नहीं है। उसने इनकार किया तो वे गिलास वापस रख आई। तुम तो चाय भी नहीं पीते, दूध वगैरह कुछ लाए? नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं लूंगा। पहले तो ये आंटी मत बोलो। गौरी की मम्मी हूँ तो तुम्हारी भी मम्मी हूँ। जी मम्मी। गौरी के पापा अभी घर पर नहीं हैं। मैं सौरभ को बुला लाती हूँ। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। इतने में गौरी के पापा आ जाएंगे, फिर खाना लगाऊंगी। मम्मी जी, मेरे लिए खाना मत बनाना। क्यों, भूख नहीं है? अभी ने इनकार किया तो वे सौरभ को बुला लाई। सौरभ ने उसे आया देखा तो बेहद खुश था। वह उसका बहुत बड़ा फैन था। वह काजल को भी बुला लाया। दोनों उससे मिलकर बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद काजल चली गई तो वे दोनों बातें करने लगे। धीरे धीरे आस पड़ोस की सभी महिलाएं कथा के लिए आंगन में जुटनी शुरू होने लगी। गौरी भी बन सवर कर कमरे से सुनहरी संध्या से निकली तो अभी की नजरें जैसे उससे चिपक गई। उसका मुग्ध करता अद्भुत रूप देखकर वह सम्मोहित सा हो गया। दुल्हन की तरह पूर्ण श्रृंगार किया हुआ उसका दमकता रूप किसी देवी के समान प्रतीत हो रहा था। वह आपलक उसे निहारने लगा, चाह कर भी नजर नहीं हटा पाया। गौरी को इस साड़ी और इस रूप में देख मानो उसका यहाँ आना सफल हो गया। नजर बालों पर गई। बेहद स्टाइलिश ढंग से बालों को बांधकर जूड़ा बना रखा था, जिस पर व्हाइट लिली का गजरा नजाकत से बांधा अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। माथे पर सुनहरा टीके के बीच में नक का लसकारा स्वच्छ जल में सूरज की किरणों से झिलमिला रहा था। बड़ी सी गोल लाल बिंदी उसके चांद से चेहरे पर नूर दोगुना कर रही थी। बड़ी बड़ी झील सी आंखों में देखा तो उसके किनारे लगा काजल उसे बिना सलाखों के कैद कर गया, जिसमें वह उम्र भर खुशी खुशी कैद रह सकता है। उसके गुलाब सी पंखुड़ी से ओठ उसे बहुत पसंद है, जिन पर साड़ी से मिलती लाल रंग की लिपस्टिक कयामत ढा रही थी। गले में कुंदन का नेकलेस उसकी सुराही सी गर्दन पर लिपटा उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ा रहा था। लाल रंग की सिल्क की साड़ी पर कमरबंद बंधा था, जो उसकी पतली कमर पर झूलता इतरा रहा था। नजर खूबसूरत हाथों पर गई, जो लाल मेहंदी से सजे थे, जिन पर लाल रंग की चूड़ियां कहर ढा रही थी। ना जाने कितने तपस्वी इस रूप पर अपनी तपस्या भूल गए। उसके भी तो अंदाज जुदा हो गए हैं। स्त्री को नजर भर न देखने वाला ये ब्रह्मचारी का दिल शायर सा मचल उठा। बिंदी लगा ली, आंखों में काजल डाल दिया, खुद संवर कर जनाब हमें बर्बाद कर दिया। दोनों ही एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। पहलवान जी, आप तो आ गए। कब तक हमारी साली साहिबा को यूं ही निहालते रहेंगे? सौरभ की आवाज कान में ना पड़ती तो वह तो भूल भी गया था कि वह सौरभ के साथ बोल रहा था। वह बस एकटक गौरी को देख रहा था। थोड़ा झेप गया। वह साली साहिबा क्या खूब लग रही हैं। रात में नहीं, चांद तो अभी धरती पर उतर आया है। आज तो पहलवान जी की हालत खराब है। ऐसे बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, मानो पहली बार देख रहे हूँ। मैं भी मेरी काजल को देखकर आता हूँ, वो भी ऐसे ही कमाल लग रही होगी। कहकर वह हंसता बाहर चला गया और गौरी वहीं पर खड़ी रही। वह उसके बोलने का इंतजार करती रही, पर अभी के मुंह से शब्द ना फूटे, मानो जुबान हो ही नहीं। जब वह कुछ नहीं बोला तो वह बाहर चली गई। अभी न जाने कब तक यूं ही खड़ा रहा। गौरी चली गई उसे तब पता चला जब उसे वह दिखनी बंद हो गई। खिड़की में खड़ा होकर उसे देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद आस पड़ोस की सभी सुहागिनें घर के आंगन में जमा हो गई। अब सभी सुहागिनें गोल घेरा बनाकर बैठ गईं। साथ में जल का कलश लेकर सबसे बड़ी बुजुर्ग सुहागिन महिला ने करवा चौथ की कथा सुनाई। सबने हाथ में चावल और दूब लेकर कथा सुनी कि किस प्रकार वीरावती नाम की ब्राह्मण कन्या थी, जो अपने भाइयों को बहुत प्रिय थी। पहला करवा चौथ आया तो वह भी अपनी भाभीियों के साथ व्रत रखती है, पर शाम तक भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है। तो उसके भाई पेड़ पर खड़े होकर छलनी में मसाल दिखाकर चांद निकल आया का शोर उठाकर उसका व्रत खुलवा देते हैं, तो उसका व्रत भंग हो जाता है और चौथ माता रुष्ट हो जाती है, जिस कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह 1 साल तक
व्रत और तप कर उन्हें प्रसन्न करती है। खुश होकर माता उसके पति पुनः जीवित कर देती है। कथा समाप्त हुई। गौरी का पहला करवा चौथ है, तो सभी महिलाओं को सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि सामग्री भेंट में देनी पड़ेगी। गौरी और काजल सबको सुहाग की सामग्री बांटती है। अभी खिड़की से सब देख रहा था। उसके लिए यह सब नया अनुभव है। उसने कभी ऐसी किसी रस्म को होते नहीं देखा। वह आश्चर्य में थी कि इतनी सारी स्त्रियां होते हुए भी उसे घबराहट नहीं हो रही थी। सच बात तो ये थी, उसकी नजरें सिर्फ गौरी पर जमी हुई, तो जो आज सच में लाल गुलाब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी तारीफ करे। एक तो उससे गुस्सा है, दूसरा वह इतनी खूबसूरत लग रही है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। थोड़ी देर बाद सभी महिलाएं पास के मंदिर में कीर्तन भजन के लिए जाने वाली हैं। अभी उसे रोकना चाहता था, पर रोक नहीं पा रहा था। एक एक कर सब चली गई और अभी बस देखता रह गया। नजर जब हटी, गौरी नजरों से ओझल हो चुकी थी। उसके जाते ही मन बेचैन सा हो गया, वैसे ही जैसे मंद मंद हवा का झोंका चलना बंद हो गया और वह बेचैन हो उठा। न बल्कि मन का सुकून, उसके साथ दिल का करार भी साथ में ले गई। पैर खुद ब खुद घर से बाहर आ गए। कहाँ जा रहे हैं पहलवान जी? सौरभ ने उसे बाहर जाता देख पूछा और चलता हुआ उसके पास ही आ गया। वो वो गौरी चली गई, वह बेखुदी में बोला। उसके ऐसे बोलने से वह हंस दिया। वह कब से उसकी ऐसी हालत देख रहा था, तो होठों पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। वो तो मंदिर गई। वह अभी हम क्या करेंगे? शाम को चलेंगे। आप इधर बैठिए। वह उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती बैठा देता है। आपसे एक बात जानने की बड़ी जबरदस्त इच्छा हो रही थी। क्या? ये बताइए कि ब्रह्मचर्य अच्छा है कि गृहस्थ धर्म? उसका ये कहते ही वह उसे देखने लगा। पता नहीं। क्यों पता नहीं? सौरभ ने भेद की नजरें उस पर डाली, पर उसने अनदेखा किया। वो गौरी, वो मंदिर गई। हम वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? सिर्फ महिलाएं हैं वहां। तो तो क्या हुआ? मतलब साली साहिबा के बिना मन नहीं लग रहा। चलिए, फिर हम भी चलते हैं। वह मुस्कुराया। उसने कहा, तो दोनों चलते हुए मंदिर में ही आ गए। स्त्रियों के साय से दूर भागने वाला अभी स्वयं वहां जा रहा था जहां स्त्रियां हैं। अनुराग मनुष्य मन की वह प्रवृत्ति है जो हर उस चीज में प्रीति करना सिखाती है जो उससे जुड़ी हो, जिस पर वह आसक्त है। गौरी की आसक्ति अभी के कदम मंदिर में खींच लाए, जहाँ ढोल मंजीरे के साथ सभी सुहागिनें कीर्तन भजन आदि कर रही थी। वे दोनों एक किनारे खड़े होकर यह सब देखने लगे। अभी की नजरें तो बस गौरी पर ही चिपकी थी, जो इस बात से अनभिज्ञ है कि अभी भी वहां आया हुआ है। सबके अनुरोध पर भजन पर खड़ी होकर झूम रही थी। कितनी सुंदर है ना? सौरभ उस तरफ देखकर बोला। हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर, अद्भुत। साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। रूप सबसे ज्यादा सुंदर, अनूठा। वह खोता हुआ बोला तो सौरभ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरे पहलवान जी, क्या कह रहे हैं? गौरी कितनी सुंदर लग रही है। गौरी की नहीं, मैं तो माता की झांकी की बात कर रहा था। उसके कहने पर अवि ने ध्यान दिया। महिलाओं ने माता की झांकी निकाली थी। वह हंस दिया। माना साली साहिबा सुंदर लग रही है, पर मेरी काजल उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। उसने मजाकिया लहजे में कहा। नहीं, गौरी सबसे सुंदर है। उसके जैसी कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, यह आप गलत भी हैं और सही भी। जिससे प्रेम हो, खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। हम्म। उसकी नजरें बस गौरी पर जमी थी। गौरी ने उसकी तरफ देखा। खुद को देखते देखा तो शर्मा गई। पहलवान जी यहाँ आ गए। नीचे बैठ गई। दोबारा से देखा, वह उसे ही निहार रहा था। वह भूल भी गई है कि उन दोनों की प्रीति की वजह से अनबन चल रही है। यहाँ आकर अवि ने उसकी शिकायत दूर कर दी। कितना निहारोगी जीजू को, और जीजू तुझे? काजल ने उसे छेड़ते हुए कहा। धत, वह शर्मा दी। तो काजल सौरभ और अवि को भी वहीं पर बुला लाई। महिलाओं का कीर्तन भजन 4-5 बजे तक चलता रहा। वो खत्म हुआ तो सब लोग वापस लौट आए। अभी गौरी की तारीफ करना चाहता था, पर मौका नहीं मिल रहा था। किसी तरह अकेले में बात करने का मौका मिले, जो उसे नहीं मिला। जैसे ही वह उसके आसपास जाने की कोशिश करता, कोई ना कोई आ जाता। इसी सब में रात के 8 बज गए। अब इंतजार चांद निकलने का था। साल भर में इतनी बेसब्री से कभी चांद निकलने का इंतजार नहीं किया जितना इस दिन होता है। चांद को भी इस दिन की अहमियत पता कि आज धरतीवासी उसका इंतजार कर रहे हैं,
तो उसके भी पूरे नखरे होते हैं, पूरे आराम से निकलता है। जब तक रास्ता निहारते आँख ना थके, हम भारतवासी आरंभ से प्रकृति पूजक रहे हैं। जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण एवं जीवनदायिनी थी, उनका महत्व बढ़ाने, उनको प्रतीक रूप में देवत्व प्रदान किया गया है। देवी-देवता मात्र धर्म और आस्था का विषय नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जिस भी नज़रिए से देखा जाए, चाँद हमेशा से उत्सुकता का विषय रहा है। ज्योतिष शास्त्र का तो आधार ही सूर्य और चंद्र है। तो कवियों की कल्पना इसके बिना उपमा के अधूरी। इस सब के बाद चांद करवा चौथ के दिन पति पत्नी के पवित्र प्रेम का गवाह भी बनता है। हर सुहागिन स्त्री अपने सुहाग को चांद की तरह देखकर उसकी पूजा करती है। अभी ने भी बिना किसी को भनक लगे गौरी के लिए व्रत रख लिया है। वैसे उसकी शक्ति से डाइट चार्ट का पालन करना पड़ता है, पर आज गौरी के लिए पहली बार अपना नियम तोड़ चुका है। सुबह से ना कुछ खाया ना पिया, बस बहाना बनाया जा रहा है। पर ना पानी पिया है ना कुछ खाया। सब लोग तैयार होकर बाहर आंगन में आ गए। अभी ने भी मरून कलर का कुर्ता और सफेद रंग की चूड़ीदार पजामा पहना, जिसमें वो काफी आकर्षक लग रहा था। सौरभ भी आ गया, साथ ही गौरी, चाचा, ताऊ और पापा भी। सब लोगों को इंतजार था, तो बस चांद निकलने का। आखिरकार चांद निकलने का शोर हुआ और सब सुहागिन स्त्रियां थाली, छलनी और करवा लेकर चंद्र पूजन करने लगी। अन्य लोगों की तरह गौरी ने भी छलनी में चांद के साथ अभी की सूरत देखकर उसे मन में चांद की तरह उतार लिया। चाहे अनचाहे आज उसने मन से सभी रीति रिवाज पूरे मन से अभी को पति मानकर निभाए हैं। छलनी के बीच में जिस प्रकार दीपक चमक रहा था, उसी प्रकार चांद के साथ अभी का चेहरा भी चमक रहा था। सब लोगों की तरह वे भी अपनी सभी समस्या भूलकर मात्र इन रस्मों को मनोयोग से निभा रहे हैं। चंद्र दर्शन के बाद गौरी ने अभी के पैर छुए तो वह मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। अभी ने गौरी को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। वही सौरभ ने काजल को पानी पिलाया तो काजल ने भी उसे पानी पिलाकर व्रत खुलवाया। अब मिठाई से व्रत खुलवाना था। इतने में गौरी के पापा गौरी का फोन ले आए, जिसमें रोहित की कॉल आ रही थी। हेलो भाभी, रोहित की आवाज थी। हम्म, हैप्पी करवा चौथ। चांद निकल आया और आपके चांद भी वहां पहुंच गए। आप खुश है ना? वह उत्साहित होकर बोला। हाँ, फोटो भेजना अपनी और भैया की। ठीक है, लो पापा से बात करो। उसने बाबूजी को फोन पकड़ाकर कहा। पाए लागू बाबूजी, गौरी बोली। सदा सुहागन रहो और चौथ माता तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां ले आए। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। धन्यवाद बाबूजी। अच्छा बहू सुन। जी, उस बैल बुद्धि ने भी उपवास रखा हुआ है। क्या? गौरी ने सुना तो चौंक गई। हाँ, यहाँ से बहाना बनाकर बिना नाश्ता खाए गया। समधी जी से बात की, कह रहे थे वहां भी उसने कुछ नहीं खाया। तेरे लिए व्रत रखा है। तुझे ही क्या पता, बताए ना बताए, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है बाबूजी, बाद में बात करती हूँ, कहकर वह कॉल काटती है। पहलवान जी ने उसके लिए व्रत रखा है, सोच कर ही मन में खुशी के भावों ने दस्तक दी। जैसे मन में मीठा सा बुलबुला फूटा, जो पूरे शरीर में खुशी बनकर घुल गया। नजर अभी पर डाली, जो प्रसाद की थाल लिए उसका इंतजार कर रहा था, ताकि मिठाई खिलाकर उसका व्रत खुलवा सके। पहलवान जी ने उसके लिए व्रत रखा है। यह खुशी उसकी सारी नाराजगी पर भारी पड़ गई। मन में प्रसन्नता और आंखों में आंसू छलक आए। अपनी डाइट में थोड़ी भी कमी न बर्दाश्त करने वाले और थोड़ी देर भी खाना लेट हो जाए तो घर को सिर पर उठाने वाले पहलवान जी उसके लिए सारा दिन भूखे प्यासे हैं। यह सोचकर ही वह भावुक सी थी। चलती हुई उसके पास आ गई। जब तक उसने फोन पर बात की, बाकी लोग अंदर जा चुके थे, पर अभी उसका इंतजार कर रहा था। लो व्रत खोलो। वह धीरे धीरे चलती उसके पास आई तो उसने मिठाई का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उससे वह टुकड़ा लिया और प्लेट में रख दिया। पानी का गिलास उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। आप भी व्रत खोल दीजिए। मैंने व्रत नहीं रखा। अभी ने नकारा। क्यों झूठ कह रहे हैं? वह उसकी आंखों में देखती बोली। रोहित ने मजाक किया होगा। व्रत किया है तो स्वीकार करने में क्या जा रहा है? उसने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने पानी पी लिया। वह मिठाई उसके मुंह की तरफ बढ़ाता है, वह मुंह खोलती है। टुकड़ा तोड़ा और वह भी उसकी तरफ प्रसाद बढ़ाती है, तो वह भी मिठाई खाकर व्रत खोलता है। गौरी
थाली लेकर जाने लगी। सुनो, वह उसकी तारीफ करना चाहता था, पर तब तक काजल उन्हें बुलाने आ जाती है। सब उनका अंदर इंतजार कर रहे थे। अंदर चलिए, दोनों का अकेले में बात करने का सिलसिला खत्म हो गया हो तो बाकी बातें बाद के लिए भी बचा कर रखिए जीजू। वह चुहलबाजी करती है तो दोनों ही झेप गए। वह काजल के पीछे आने लगी तो अभी भी अंदर आ गया। अंदर सब लोग खाने की तैयारी कर रहे थे तो अभी भी बैठ गया। मम्मी, आप खाना लगाओ, मैं रोटियां बनाती हूँ। गौरी किचन में आकर मम्मी से बोली। ना गौरी, तू थकी होगी। माँ ने इनकार किया। मम्मी, थक आप जाओगी, पहलवान जी के लिए रोटी बनाती हुई। क्यों? आज सुबह से भूखे हैं, डबल डाइट लेंगे। वह उनसे बेलन लेकर रोटियां बेलने लगी। क्या उन्होंने भी व्रत रखा है? वे चौंकी। गौरी ने शर्माते हुए सहमति में गर्दन हिलाई। तो क्या हुआ, चाल फूल के फालतू खा लेगा। उन्होंने हल्के लहजे में कहा। अरे मम्मी, चार नहीं, और कितने, 20 खाएगा? वो भी कम पड़ेंगे। क्या? वह चौंक गई। हाँ, यह सुनकर सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। हाय गौरी, तू तो फुलके उतारते थक जाती होगी। ताई मजाकिया लहजे में बोली। पहलवान से शादी की है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। काजल ने भी छेड़ा, पर गौरी बस चुपचाप सुनते रही। रोटियां बन गई तो सब लोग खाना खाने बैठ गए। सब खा चुके थे, पर अभी अभी बैठा था। एक तो उसकी डाइट सामान्य लोगों से डबल होती है, ऊपर से आज सुबह से भूखा है। आज तो गौरी के मायके वालों को भी पता चला कि पहलवान की डाइट क्या होती है। जब अभी भोजन करके उठा और गौरी वाले कमरे में चला गया और उसका इंतजार करने लगा। कब से वह एकांत ढूंढ रहा था, अब जाकर मिला है। सारे झगड़े को एक तरफ रखकर उसकी तारीफ करने का मन कर रहा था, पर कर नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद गौरी भी अंदर आ गई तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह बेड में बैठा तो गौरी भी बैठ गई। दोनों बातें करना चाहते थे, पर कर नहीं पा रहे थे। वो वो तुम। अभी नहीं बातों का सिलसिला बढ़ाना चाहा तो उसकी आंखों में देखता बोला। गौरी ने नजर उठा, उसकी आंखों में देखा। वही प्यार दिख रहा था जो बारिश वाले दिन था, जो आज उसके लिए नकारना भी मुश्किल है। आज तो उसने उसे अपना पति मान ही लिया है। अभी भी यह बात समझ चुका है। दोनों की सारी नाराजगी भी जाती रही। तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा लगा कि नहीं? उसकी तारीफ नहीं कर पाया तो पूछा। हाँ, केवल इसलिए कि मैं तुम्हारी साड़ी लाया, या मैं आया इसलिए? उसने उसका मन जांचना चाहा। दोनों, कहकर वह मजबूती से बेडशीट को हाथों से दबोच लेती है। निसंदेह उसके मन में भी वही भावनाएं थी जो अभी की थी। वो मुझे तुमसे कहना था कि क्या तुम बहुत खूब। वह बात पूरी कर पाता कि अचानक बाहर कुछ शोर सा बढ़ गया। गौरी, दरवाजा खोलो, उसकी माँ की आवाज थी। दोनों घबरा गए। गौरी दरवाजे पर आ गई। क्या हुआ मम्मी? गौरी ने पूछा। माँ के चेहरे की तरफ देखा, जो बेहद घबराई हुई लग रही थी। बेटा, वो काजल। वो घबराई हुई बोली। क्या हुआ काजल को? क्या हुआ मम्मी? गौरी बोली। उसकी माँ बेहद घबराई हुई लग रही थी। बेटा, वो काजल। वो घबराई हुई बोली। क्या हुआ काजल को? खाना खाने के बाद कमरे में सोने जा रही थी कि अचानक ही पेट में तेज दर्द शुरू हो गया है। चेहरे पर चिंता की घनघोर घटा छा गई थी। बोलते हुए सुर भी कांप रहा था। गौरी ने सुना, सुनकर जैसे धक्का लगा। काजल पेट से है, और पेट दर्द। बच्चा डर के मारे शरीर कांपने लगा। क्या? कभी माँ को देखती, कभी अभी को। हाँ, अभी बेटा, अपनी गाड़ी बाहर निकाल, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वे अभी से बोली। जी मम्मी, जरूर। चलो। वह बाहर की तरफ लपका। गौरी भी दौड़ती काजल के पास आ गई। वह पेट पकड़कर दर्द से करहा रही थी। सौरभ भी साथ ही था। उसके मन की घबराहट और चिंता चेहरा को स्याह बना रही थी। काजल तकलीफ में तो थी ही, आजन्मे बच्चे को खोने का डर और उससे उत्पन्न दुख और दर्द आंखों से साफ झलक रहा था। काजल के इर्द गिर्द हाथों का घेरा बनाए उसे दिलासा दे रहा था। धैर्य रखो काजल, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। गौरी आई और उसके हाथ को दोनों हाथों के बीच में लेकर बोली। गौरी, मेरा बच्चा। काजल रोते हुए बोली। तो गौरी ने भी सब्र खो दिया। आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ नहीं होगा काजल, सब ठीक हो जाएगा। तू घबरा मत, बस भगवान का नाम ले, वे कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। उसने उसे ढांढस बंधाया, पर उसका दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था।
परिस्थिति हाथ से निकलती देख सौरभ भी हरकत में आया। अधिक देर करना जोखिम को बढ़ावा देना था। सौरभ उसे गोद में उठाए बाहर ले आया। तब तक अभी ने गाड़ी बाहर निकाल ली थी। सौरभ उसे गाड़ी में बिठा देता है, खुद भी उसके साथ ही बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख दिया। उसकी कमर सहलाकर उसे हौसला बनाए रखने को कह रहा था। काजल के प्रति उसका बेहद प्रेम था, साथ ही कोमल हृदय भी है। काजल की तकलीफ उसकी आंखों को भी गीला करने लगी थी। सुबह से घर में खुशियों का जो माहौल था, अचानक घर में परिवर्तित हो गया। जीजू, परेशान मत होइए, काजल और बच्चे को कुछ नहीं होगा। सौरभ को परेशान देखकर गौरी उसे हौसला बनाए रखने को कहती है। काजल के माँ पापा भी गाड़ी में बैठ गए। साथ में जाने की इच्छा लिए गौरी भी आगे वाली सीट पर बैठ गई। तुम रहने दो, थक गई होगी, आराम करो। अभी ने उसे आने से इनकार किया, पर गौरी नहीं मानी। नहीं जी, मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, मैं भी चलूंगी। गौरी ने साथ चलने की जिद की और गाड़ी में बैठ गई। काजल की माँ की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे, तो उसके पिता पत्नी को ही धीरज बंधाने को कह रहे थे, पर आंसू तो सौरभ के भी नहीं रुक रहे थे। तो कभी उसे धीरज बंधाते। उसने काजल को व्रत रखने से मना किया था कि इस हालत में व्रत रखने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे समस्या आ सकती है, पर वह नहीं मानी। अभी ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। नजदीकी बड़ा हॉस्पिटल कस्बे में ही था, जो करीब आधे 1 घंटे की दूरी पर था। वहां पहुंचते ज्यादा ही देर न हो जाए, सभी इसी बात से चिंतित है, इसलिए घबरा रहे थे। काजल की माँ तो मन मन में मंत्र बुदबुदाए जा रही थी। काजल भी रो रो कर पस्त हो रही थी। दर्द है, सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं है। तकलीफ से कहीं गुना अधिक अपना बच्चा खो देने का डर उत्पन्न कर रहा था। यह दुख उसे अधिक विचलित कर रहा था। ना जाने विधाता की क्या करामात है कि माँ की कोख में बच्चे की अंश मात्र की उपस्थिति ही मन में अथाह ममता का सागर उंडेल देती है। नव सृजन की शक्ति, जिसे मातृत्व कहा जाता है, वह भाव है जो किसी भी दर्द से लड़ने की क्षमता उत्पन्न कर देता है। जन्म लेने से पूर्व से बंधा यह रिश्ता अटूट होता है। घंटे भर दर्द में तड़पती काजल को भी राहत मिली जब कुछ समय बाद हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पहुंचते ही उसे तुरंत भर्ती करा दिया गया। इमरजेंसी केस था, साथ ही साथ इलाज भी शुरू कर दिया गया। डॉक्टर उन पर बहुत नाराज थे कि काजल को इस हालत पर व्रत में नहीं रखना चाहिए था। अब तर्क वितर्क नाराजगी का कोई औचित्य नहीं रह गया था। सब काजल को सही सलामत देखना चाहते थे। अब जो हो गया उसे तो गलती मानने के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकते। बस ये शुक्र था उसको सिर्फ दर्द था, ब्लीडिंग नहीं थी, अन्यथा बेबी बचाना मुश्किल हो जाता और काजल की जान बचाने उसका अबॉर्शन आखिरी विकल्प बचता। इलाज शुरू करने के 1-2 घंटे बाद डॉक्टर ने आशा जताई कि शायद बच्चे को बचा लिया जाए, पर अभी उसे 1-2 दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में ही रहना पड़ेगा। इस खबर ने सबके अशांत मन को थोड़ा सुकून पहुंचाया। हॉस्पिटल में बेंच में ही सभी बैठे थे। कब आंखों में नींद सवार हुई, गौरी बेंच पर ऊँघने लगी। अभी चहलकदमी कर रहा था। गौरी को ऊँघते देखा तो उसके साथ बैठ गया ताकि वह नीचे न गिर पड़े। थोड़ी देर बाद सौरभ भी वहीं पर आ गया। पहलवान जी, काजल ठीक है अब। आप चाहे तो गौरी को लेकर घर जा सकते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे ही सो गई। गौरी को सोया देख सौरभ बोला, नहीं सौरभ जी, अब तो सुबह ही जाएंगे। अभी ने इनकार किया। रात भर सभी वहीं रुके। सुबह तक काजल का दर्द रुक गया था। अब वह पहले से ठीक थी। उससे मिलने की इजाजत भी दे दी गई थी। डॉक्टर ने आशा जताई अब खतरे की आशंका टल चुकी है, पर अभी वह घर नहीं जाएगी, डॉक्टर की निगरानी में ही रहेगी। काजल की हालत स्थिर थी। सब लोग रात भर से हॉस्पिटल में ही थे। सुबह के समय घर से और लोग आ गए तो सौरभ और काजल की माँ वहीं रह गए और गौरी और अभी वापस आ गए। घर आकर गौरी और अभी ने स्नान किया तो गौरी की माँ अभी और गौरी के पास आई और अपनी इच्छा बताई कि उन्होंने मन्नत मानी थी कि गौरी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए तो अपनी कुल देवी शाकुंभरी माता मंदिर, जिनका धाम शिवालिक की पहाड़ियाँ है, वहाँ आएंगे। बेटा, काजल की वजह से हम तो नहीं जा पाएंगे, पर हमारी इच्छा है तुम दोनों जाओ। पर मम्मी, वहाँ तो दूर है, हमें बुआ के घर भी तो यादी में जाना है। गौरी बोली, हाँ दूर तो है, अभी जाओगी तो 4-5 घंटे में पहुंच जाओगे।
रात तक वापस आ जाओगे। काजल ठीक रही तो वो तो शादी में नहीं जा पाएगी। हम लोग कल चले जाएंगे। फिर यहाँ काजल भी तो है। गौरी उहा पो में थी तो ठीक है। अब ना जाने हमारी घर की लड़कियों के साथ ये क्यों हो रहा है। तुम चले जाओ, हम फिर चले जाएंगे। माँ ने जिद की तो गौरी इनकार नहीं कर पाई। वह स्वयं भी माता के दर पर जाना चाहती थी। उसकी अपनी जिंदगी भी कहाँ स्थिर है। ना चाहते हुए भी उसका झुकाव पहलवान जी की तरफ हो रहा है। पहलवान जी का भी उसकी तरफ झुकाव तो है, प्रेम भी करते हैं, पर ना जाने क्यों प्रीति उनके बीच आ गई, जो तलवार की तरह लटकी रहती है। क्या जाने चमत्कार हो, माता की उस पर कृपा दृष्टि बने और प्रीति नाम की बला उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसने अभी की तरफ देखा। उसे जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, तो वह भी जाने का पक्का मन बनाती है। क्योंकि मंदिर दूर है, वापसी में रात हो जाएगी। जरूरी सामान, घर का बना प्रसाद, चढ़ावे के लिए चुन्नी और सेवा आदि रखा और दोनों मंदिर जाने के उद्देश्य से चल पड़े। सफर लंबा था। पहुंचते हुए दोपहर से ऊपर का समय हो गया था। यह माता शाकुंभरी माता का मंदिर है, जिसे शक्तिपीठ कहा जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित इस मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि जो कोई मनोकामना लेकर यहाँ आता है, माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। शिवालिक की छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य में स्थित इस मंदिर में पहुंचकर गौरी को भी असीम सुख और शांति का आभास हुआ। मन की सभी शंकाएं आशंकाएं मिट गई। एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा था, मानो देवी भी उसके आने से प्रसन्न हो। वे दोनों भी पहली बार अकेले ऐसे किसी स्थान पर आए हैं तो खुश है। गौरी ने माता से काजल की जल्दी ठीक होने की प्रार्थना के साथ प्रीति को अपनी जिंदगी से दूर करने की प्रार्थना की। लगभग 2 घंटे का समय मंदिर दर्शन आदि में लग गए। सुबह से वे उपवास लेकर ही मंदिर आए थे। मंदिर परिसर के बाहर सजी दुकान से फल वगैरह लिए वो ग्रहण किए और मंदिर से उतरकर मेन हाईवे पर आ गए। कुछ किलोमीटर के सफर के बाद भोजन के इच्छा से सड़क किनारे बने एक ढाबे के बाहर गाड़ी रोक दी। नेशनल हाईवे होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन यहाँ अधिक रहता है, इसलिए कुछ दूरी के अंतराल पर शुद्ध वैष्णव भोजनालय बने हुए थे। भोजन की इच्छा लिए दोनों बैठ गए। दोनों सुबह से साथ हैं, पर बात दोनों ने नाम मात्र को ही की है। काजल के कारण गौरी दुखी है, तो उसकी हालत समझ अभी भी चुप ही है। क्या खाओगी? बैठने के बाद अभी ने उससे पूछा। जो आप ऑर्डर करो मैं खा लूंगी, वह धीमे से बोली। तो गौरी को बाहर छोड़ वह खाना ऑर्डर करने अंदर चला गया। जब अभी अंदर चला गया, इतने में 4 से 5 20 से 24 साल के नव युवक, जो पहनावे से आधुनिक और अच्छे घरों के लग रहे थे, वे भी गाड़ी से उतरकर उनकी साथ वाली टेबल पर बैठ गए। ऊंची आवाज में उनका हंसी मजाक करना गौरी को अच्छा नहीं लग रहा था। वह इससे असहज सी हो गई, उठकर अंदर ही आ गई। तुम अंदर क्यों आ गई? उसे अंदर आया देख अभी ने पूछा। ऐसे ही, वह असल बात छिपा लेती है। जब अभी बाहर आया, तभी वह उसके साथ बाहर आई। वेटर खाना रख गया और वे दोनों खाना खाने लगे। इतनी देर वे सब जोर जोर से बोले जा रहे थे। वहां बैठे सभी को उनके इस तरह से वार्तालाप से परेशानी हो रही थी, पर उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। अभी को भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह चुप ही रहा। कुछ बोला तो बेवजह उसके दिमाग का पारा गर्म हो जाएगा और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। खाना खाने के बाद वह बिल चुकाने अंदर गया, तो वे लड़के बदतमीजी पर उतर रहे। गौरी को देखकर भद्दे कमेंट करने लगे, जिससे वह घबरा गई। अभी को आते देखा तो वे चुप हो गए। बेवजह फसाद नहीं चाहती थी, तो गौरी ने भी इस बात को जाने दिया। अगर अभी को बताया तो झगड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बाहर आकर गाड़ी के पास आ गए। वे लड़के भी उनके पीछे बाहर आ गए। अवि ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ाई तो वे भी अपनी गाड़ी में सवार हो गए। अचानक मौसम भी परिवर्तित हो गया। सूरज देवता की सुबह से ही बादलों के साथ आंख मिचौली चल रही थी, जो फिलहाल पूर्णतः अदृश्य होकर बादलों के पीछे आराम फरमाने चले गए और बादलों को इजाजत दे दी बरसने की। हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिसने मौसम में ठंड बढ़ा दी। साथ ही अंधेरा भी खिलने लगा था। इससे सड़क पर वाहनों की संख्या में भी कमी आ गई, जिससे इस नेशनल हाईवे पर वीरान अधिक बढ़ गया था।
बीच बीच में कभी कभी बस और ट्रक के हॉर्न का कान फोड़ू शोर गूंजता तो पता चलता कि यह मेन हाईवे है। अन्यथा घूप अंधेरे के साथ खामोशी भी पसरी हुई थी। अचानक एक गाड़ी जो कब से उनके पीछे आ रही थी, उसने एक जगह पर उन्हें ओवरटेक कर दिया। ना बल्कि ओवरटेक किया, साइड से गाड़ी पर इस तरह से टक्कर मारी कि उन्हें अपनी गाड़ी साइड से बाईपास करती रोड पर उतारनी पड़ी। टक्कर जोर की थी, गाड़ी पलटते पलटते बची। अभी को हल्की चोट आ गई। गौरी को भी पैर में हल्की चोट आ गई। यह देखकर अभी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अंधेरा होने लगा था। गौरी उसे बाहर जाने से मना करती है, पर अब वह कहाँ रुकने वाला था। बाहर बारिश हो रही थी, फिर भी वह आ गया। देखा तो वही लड़के थे जो उन्हें ढाबे में मिले थे। पर कमाल था, वे दो लोग ही थे। क्या समस्या है भाई तुम्हें? अभी गुस्से से बोला। क्या हुआ? उनमें से एक, जो दोहरे शरीर का और घुंघराले बाल जो गर्दन तक थे, बोला। खरबूजे से अपने चेहरे पर कमीनगी भरी मुस्कान रखे था। एक हाथ शरीर पर पहनी लेदर की जैकेट की जेब में रखे था। पूछता है, तुमने जानबूझकर हमारी गाड़ी को टक्कर मारी? अभी गुस्से से ही बोला। हाँ, तो क्या कर लोगे? उसके ये कहते ही अभी ने आपा खो दिया। गुस्से से भौवे सिकुड़ गए। आंखें जैसे कोयले से जलने लगी। उसकी दोनों बाजू पकड़कर पूरा ऊपर उठाकर जोर से नीचे पटक दिया तो वह दर्द से कराह उठा और कमर के बल चित्त ढेर हो गया। अपने साथी को ढेर हुआ देख दूसरा, जो वजन और कद में हल्का था, उसने जेब से पिस्तौल निकाल दी। पहलवान जी बचाइए! गौरी की आवाज कान में पड़ी तो मुड़कर देखा। दो लोग उसे भी जबरदस्ती गाड़ी से खींचकर बाहर ले आए थे। सामने वाला शख्स ठहाका मारने लगा। अभी यह देख हैरान था। अब ये बता, तू पहले मरेगा या अपनी पत्नी की इज्जत लुटते अपनी आंखों से देखने के बाद मरेगा? क्योंकि मरना तो तुम दोनों को ही है। उसके ये कहते ही अभी की गुस्से की लहर उठी। जलती नजरें उस पर डाली तो उसने पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर लगा दी। उधर गौरी उसे सहायता के लिए पुकार रही थी, क्योंकि वे दोनों शख्स अपनी सीमा लांघ रहे थे। अभी ने यह सब देखा तो गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। हाथ का प्रहार उस शख्स के हाथ पर इस प्रकार किया कि वह लड़खड़ा गया। तो अब अभी ने एक हाथ से उसका वो वाला हाथ पकड़ लिया जिसमें पिस्तौल थी और उससे पिस्तौल छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उस शख्स की उंगलियां ट्रिगर पर अभी भी जमी थी। अभी ने उसका हाथ इस तरह पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां कोई भी हरकत करने में नाकाम थी। इस प्रयास में अभी उस पर हावी नहीं हो पा रहा था। किसी प्रकार एक बार पिस्तौल हाथ से छुड़ा दे, फिर वहां से आसानी से काबू पा सकता है। इस छीना झपटी से स्ट्रिगर दब गया। एक जोर की आवाज के साथ गोली बंदूक से निकलकर अभी की तरफ निकलकर उसके शरीर को छूती आगे निकल गई। गौरी ने गोली की आवाज सुनी तो दिल धक करके रह गया। एक ने उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे और दूसरा उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरी ताकत से दोनों पैर झटके, खुद को छुड़ाने जद्दोजहद की और उस तरफ देखने लगी जहां अभी था। गोली की आवाज ने दिल चीर कर रख दिया था। पहलवान जी! उसने जोर से पुकारा। नजर अभी पर पड़ी जो सही सलामत था। दिल को राहत मिली। वह उठने का प्रयास करने लगी कि उन्होंने उसके दोनों पैर पकड़कर खींच लिए और वह जमीन पर घसीटती चली गई। अभी ने अपना बचाव कर लिया था और अब वह पूरी ताकत लगाकर उस शख्स के हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश करने लगा, जिसमें वह कामयाब हो गया। उससे छीनकर उसने वह बंदूक दूर फेंक दी। अब वह शख्स निहत्था था। उसने एक हाथ से उसकी बाजू पकड़ी, एक से उसकी टांग और कंधे से ऊपर हवा में उठा दिया। उसके बाद पूरी शक्ति से नीचे पटककर धोबी पछाड़ दे दी। इससे उसकी कमर जमीन पर लगी तो दर्द से आंखें पलट गई और वह बेहोश हो गया। दोनों को उनकी जगह दिखाकर अब वह जल्दी से गौरी की तरफ लपका, जिसने उसके हाथ पकड़े हुए थे। उसे पीछे से पकड़ लिया और जोर का पंच उसके पेट में मारा तो उसके मुंह से खून का फफका फूटा। दूसरे पंच सहने लायक उसकी स्थिति नहीं थी, क्योंकि वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसने अपना जूता उसके पेट पर रखकर सख्ती से मसल दिया तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अब एक ही बचा था। अभी ने उसकी तरफ जलती नजर से देखा तो वह भागने की कोशिश करने लगा, पर अभी ने उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी। अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली। उसके बाद
उसको तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। जब वह भी ढेर हो गया तो वह गौरी की तरफ पलटा, जो अस्त व्यस्त हालत में बैठी रो रही थी। वह बेहद डरी हुई थी। वह दौड़ता उसके पास आ गया। गौरी, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। वह उसे चुप कराता, उसका साड़ी का पल्लू उठाकर उसके कंधे पर डालता है। आंखें रोकर लाल हो रही थी, शरीर सूखे पत्ते से कांप रहा था। उसके कहते ही वह उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह बुरी तरीके से कांप रही थी। अवि ने उसे अपनी मजबूत बाजुओं का सहारा दिया और उसे चुप कराने लगा, जिससे उसका डर थोड़ा कम हुआ। बारिश अभी भी हो रही थी। चलो उठो अब। वह उठा और हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, पर उसके पैर में मोच आ गई थी। हल्की चोट भी थी, उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। वापस बैठ गई तो वह उसे दोनों हाथों से गोद में उठा लेता है और गाड़ी के पास ले आया। वह ठंड की वजह से कांपने लगी थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसने हीटर ऑन कर दिया ताकि उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। वह गाड़ी ड्राइव करता वहां से आगे आ गया। अभी कुछ किलोमीटर ही आया था कि गाड़ी रुक गई। टक्कर लगने की वजह से शायद उसमें इंजन में खराबी आ गई थी। गाड़ी बंद होने से दो तरफा मुश्किल बढ़ गई। गाड़ी चलना तो बंद हो ही गया, हीटर भी बंद हो गया। नेशनल हाईवे होने के कारण कोई मदद या मैकेनिक मिलना बहुत मुश्किल था। समय भी लगभग 7-8 बजे का हो गया। अंधेरा तो मुसीबत था ही, बारिश ने अधिक बढ़ा दिया। रात भर गीले कपड़ों में गाड़ी में रहे तो बीमार होने का डर है। वह गाड़ी से उतरकर मदद के लिए देखने लगा। थोड़ी देर इधर उधर देखा, एक दो गाड़ियों को मदद के लिए भी हाथ दिया, पर मेन हाईवे पर गाड़ियां इतनी स्पीड से निकलती है कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो किसी ने रोकना जरूरी नहीं समझा। मायूस होकर इधर उधर देखा, कोई मकान ही नजर आ जाए, पर कुछ न दिखा। हाँ, रोड से दूर खेत थे और शायद आम का बगीचा था। वह उसमें आगे की तरफ बढ़ा। उसके साथ एक कच्चा घर बना नजर आया, शायद बाग में काम करने वालों का हो। वापस गाड़ी के पास आ गया। यहाँ गाड़ी में रहना ठीक नहीं है, रात भर ठंड से परेशान हो जाएंगे। वहाँ एक घर बना है, चलो वहाँ मदद मांगते हैं। उसके कहने पर गौरी ने सहमति में गर्दन हिलाई, पर उसे पैर टिकाने में दिक्कत हो रही थी। वह फिर से गौरी को गोद में उठा लेता है। चलता हुआ उस कच्चे घर के पास आ गया, पर वहां आकर देखा कोई भी नहीं था। दरवाजे भी नाम मात्र को थे। वह गौरी को नीचे उतार देता है और वे दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। उसमें दो कमरे बने हुए थे। एक बाहर की तरफ था, थोड़ा बड़ा था, और एक अंदर की तरफ था। गौरी के कपड़े गीले तो हो ही गए थे, कपड़े भी जगह जगह से फट गए थे। यहाँ मदद के लिए कोई नहीं मिला, पर यह बारिश नहीं थी। अवि ने इधर उधर नजर दौड़ाई कि आग जलाने का कुछ साधन मिले, पर नहीं मिला। पर वह एक कोने में रखी सूखी लकड़ियां पड़ी जरूर दिखाई गई थी। उनसे आग तो जलाई जा सकती है, पर माचिस नहीं थी। वह लकड़ियों का गट्टर उठा लाया। लकड़ियां तो है, पर जलाने के लिए माचिस नहीं है। आग जल जाती तो उजाला भी हो जाता और ठंड से राहत भी हो जाती। वह गौरी की तरफ देखकर बोला, माचिस गाड़ी में होगी क्या? सुनकर रवि चौंक गया। हाँ, मंदिर में पूजन सामग्री ली थी, दीपक जलाने के लिए उसके साथ थे। उसके याद दिलाने पर याद आया तो दौड़ता गाड़ी के पास आ गया। एक थैले में पूजन सामग्री के साथ माचिस रखी मिली तो मानो अनमोल जीवनदायिनी वस्तु मिल गई। यही चीज इस समय उनके लिए अनमोल बन गई है। उस थैले के साथ दूसरा पॉली बैग था। उसमें फल और एक पीले रंग का पतला सूती कपड़ा भी था, जो उन्हें मंदिर में दर्शन के दौरान ओढ़ने के लिए मिला था। वह उस बैग के साथ उसको भी उठाता है और सब चीजें लेकर वापस आ गया। मैं आग जलाता हूँ, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। गीले कपड़ों में ज्यादा ठंड लगेगी। गौरी ने उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पा रही थी। तो वह पहले आग जला देता है तो वह रोशनी हो गई। वह उसके पास बैठ गया। पैर इस तरफ करो, वह बोला, तो वह अपना पैर उसकी तरफ बढ़ा देती है। वह हल्का सा पैर दबाता है। दर्द हुआ? उसने पूछा। नहीं, मोच है, ठीक करता हूँ। पैर बिल्कुल ढीला कर छोड़ दो। उसने जो निर्देश दिए गौरी वही करती रही। उसने उसकी साड़ी थोड़ी ऊपर की और पैर दोनों हाथों के बीच लेकर झटका दिया तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, कुछ जगह पर चोट भी थी,
जिनसे हल्का खून रिस रहा था, पर उनसे तकलीफ ज्यादा नहीं थी। जाओ, कपड़े बदल कर आ जाओ, उसने गौरी से कहा, तो वह गर्दन ना में हिलाती है। क्यों, क्या पहनूंगी, कहकर वह जमीन घूरने लगी, तो उसे उस कपड़े का ध्यान आया। बैग में से कपड़ा निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, ये पहन लो। उसने कपड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, तो वह उससे वह कपड़ा लेकर चली गई। गौरी चली गई तो वह खुद भी कपड़े बदलने लगा। कपड़े गीले होकर शरीर पर चिपक रहे थे। ऊपर की टी शर्ट और बनियान उतारकर हाथ से निचोड़ दी और आग के पास सुखाने रख दी। आग जलाने का फायदा ये हुआ कि वहां उजाला हो गया था। यह शायद इस बाग के माली का झोपड़ा था, जो कहीं चला गया था, या फिर सीजन पर कभी कभी यहाँ रहने आते होंगे। वह चूल्हा तो बना था, पर राशन या ऐसा कुछ नहीं था जिससे ये संकेत मिले कि यह रिहाइश है। शायद जब आम का सीजन होता होगा तब रहने आते होंगे, पर उनके लिए ये वरदान की तरह था, रहने लायक था। आज की रात यहाँ आराम से बिता सकते हैं, सुबह कुछ न कुछ मदद मिल ही जाएगी। आग जली तो वह लाइट बल्ब टंगा देखा। इसका मतलब यह लाइट है। स्विच ढूंढा तो स्विच भी मिल गया। लाइट हो जाने से काफी राहत मिली। सब ठीक हुआ तो अब घर वालों का ध्यान आया। घर ना पहुंचे तो परेशान हो जाएंगे। जेब में फोन ढूंढा, जो गीला होने के कारण काम नहीं कर रहा था। उसे पोंछकर नीचे रख दिया। शायद उसके अंदर पानी चला गया। फोन काम भी करता तो तब भी इतनी रात गए कोई मदद के लिए भी नहीं आ सकता। काफी देर हो गई, पर गौरी न लौटी, जो दूसरे कमरे में कपड़े बदलने गई थी। देखकर अंदर आया तो देखा उसने अपनी गीली साड़ी वहां तनी डोरी पर सुखाने डाली थी। साथ में ब्लाउज और अन्य अंतः वस्त्र थे। आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। वापस लौट आया, आग के पास बैठ गया, पर नजरें उधर ही टिकी हुई थी जहां वह बैठा था। वहां से वह जगह आसानी से दिख रही थी। तभी जैसे कुछ आश्चर्य सा देख लिया। दिल की धड़कनें हजार की स्पीड से चलने लगी। साड़ी के नीचे से गौरी के घुटने तक पैर दिखे। वह बिना कपड़ों के थी। उसका उसे यूं देखना कुछ अलग अनुभव था। एकदम जैसे शरीर पर करंट लगा। झीनी सी साड़ी के पर्दे के पार वह देख पा रहा था कि वह बिना कपड़ों के थी। कमर तक उसके बाल खुले थे, जिन्हें वह झटक रही थी। स्त्री के ऐसे रूप को देखना उसकी कल्पना से दूर था। पुरुष मन की स्वाभाविक और नैसर्गिक इच्छाएं जागने लगी। रोम रोम रोमांचित हो उठा। शरीर मानो मामूली आग के सामने नहीं, बड़ी कोयले की भट्टी के आगे तप रहा हो। उसे देखकर मन में न जाने कितने प्रकार के भावों ने एक साथ दस्तक दे दी। थोड़ी देर पहले बारिश से गीले उसके शरीर पर गर्माहट इतनी बढ़ गई कि उसे कानों और काखों के पास पसीना छलाने लगा। वह वहां से नजरें हटाना चाहता था, पर वो तो बगावती तेवर अपनाए हुए थी। बिल्कुल नहीं हटी। ब्रह्मचर्य के बावजूद गौरी की अत्यधिक नजदीकी उसे विचलित करने लगती है और उसका पति मन विद्रोह करने लगता है। पर वह गौरी की इच्छा के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता, इसलिए वहां से ध्यान हटा लिया। गौरी से ध्यान हटाने व खुद पर काबू रखना मुश्किल हुआ तो आग की तरफ देखने लगा, पर ज्यादा देर नहीं देख पाया। उसका पुरुषत्व उस पर हावी हो रहा था। उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता डोरी के पास आ गया। डोरी पर रखी साड़ी हटाने को हुआ कि हाथ रुक गए। मन से आवाज आई, क्या कर रहा है ये? उसके ऐसे करने से कहीं गौरी नाराज ना हो जाए, उसे गलत भी समझ सकती है। दूसरी बार भी वापस मुड़ गया। वह और गौरी पहले भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, पर गौरी लास्ट समय में पीछे हटती है तो उसे तकलीफ होती है। अंदर जलती इस आग के बढ़ने से, जानवर बन जाने के डर ने उसे आगे बढ़ने से रोका और वापस आकर बैठ गया। हनुमान चालीसा बुदबुदाने लगा। जब भी मन भटकने लगता है वह यही करता है, ताकि उसका ध्यान गौरी से हट सके। थोड़ी देर बाद फिर उस तरफ देखने लगा। अब गौरी ने साड़ी हटाई तो वह उस पीले रंग के कपड़े को खुद पर लपेटे थी, जो उसने उसे दिया था और उसके गर्दन से काफी नीचे बंधा था और घुटनों के ऊपर तक ही ढक रहा था। वह एकदम से उठ गया। उसके लिए गौरी को इस रूप में देखना मन भ्रमित करने वाला था। लगा वह अपना होश खो बैठेगा। अभी तो होश गंवाए बैठा है। पर गौरी बहुत संकोच में थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर इस हालत में आने का साहस कर पाई है।
पर अभी की नजरें खुद पर जमी देख बहुत असहज हो गई। वापस मुड़कर जाने लगी कि अभी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कहाँ जा रही हो? कहीं कहीं नहीं, उसने मुश्किल से बोला। ठंड लग जाएगी, यहाँ आग के पास बैठ जाओ, वह मुश्किल से बोल पाया। गौरी को भी ठंड लग रही थी। जब तक उसके कपड़े सूख नहीं जाते, आग से दूर जाना मतलब मौत को दावत देना। पर वह अभी की आंखों में जो भाव तराते देख रही है, उसका क्या? अभी का हाथ बहुत गर्म महसूस हो रहा था, मानो बुखार हो। उसका अंदाजा लगाना भी सही था। अभी का खुद के शरीर पर नियंत्रण नहीं था। ना चाहते हुए उसकी नजरें उसके चेहरे से फिसलकर उसके गर्दन के नीचे अटक रही थी। वह झीना सा कपड़ा नाम मात्र को उसे ढक रहा था। उसके अंदर से उसका संगमरमर की मूरत सा तराशा बदन झांक रहा था, जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वह उसके बिल्कुल पास चला गया। तुम तुम बहुत खूबसूरत हो, वह सम्मोहित सा बोला। गौरी असहज हो गई। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर उसने जोर से अपनी तरफ झटक दिया और दोनों बाजुओं का घेरा उसके इर्द गिर्द बांध दिया। उसके ऐसा करने से गौरी की जैसे सांस उखड़ रही थी। क्या आज गौरी और अभी का मिलन होगा? क्या गौरी आज अभी को आगे बढ़ने से रोकेगी, या खुद को उसे समर्पण कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी? देखिए कहानी के अगले पार्ट में। तब तक कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।